हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम उन क्वेश्चन को भी देखेंगे जो पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को, और क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम से एक टॉपिक लिया है जो बेसिक सी चीज़ होती है। मतलब जो गणना की प्रणाली होती है, एक तो इंडियन सिस्टम होता है और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर हम बता दें कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंडियन सिस्टम को समझ लेते हैं कि यहाँ पर पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ इस तरीके से होता है। तो इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 और सैकड़ा में 3 अंक होते हैं। वहीं अगर शून्य की बात करें तो मतलब सैकड़ा में 2 शून्य होते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखा भी जाता है, जैसे इकाई में एक भी शून्य नहीं होते तो यहाँ पर 10 की पावर 0 लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 0 लिखा है तो इसका मान 1 होता है। मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ और भी पता चलती है कि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 चढ़ी होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो इसमें एक जीरो है तो 10 की घात 1, यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 10 की घात 2, 3 जीरो हैं तो 10 की घात 3। इस तरीके से ये लिखा जाता है। और इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000 आता है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया कि 10 लाख के बराबर कितने मिलियन होगा। तो इसको यदि हम कंपेयर करते हैं तो जो 10 लाख है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको, जो ये टेबल है, इसको अच्छे से देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो पावर वाली चीज़ें हैं इनको भी आप लोग देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं रोमन नंबर, क्योंकि रोमन नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर पहले तो 10 तक के सभी आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद जैसे यहाँ पर 10 के लिए x लिखा जाता है तो 20 के लिए डबल x हो गया, 30 के लिए ट्रिपल। इस तरीके से जो 50 होता है उसके लिए यल लिखते हैं। और 50 से पहले मतलब 40 की अगर बात करें तो L से पहले जब x बना देंगे तो ये 40 हो जाएगा। मतलब L में से 10, क्योंकि x बराबर 10 होता है तो L से पहले यदि हम x लिख देते हैं इसका मतलब है L में से 10 कम, यानी कि 40, क्योंकि L बराबर 50 होता है। उसके बाद जब 60 लिखेंगे तो LX, मतलब जब हम L के इस साइड लिखेंगे तो एक्स्ट्रा होगा और इधर लिखेंगे तो फिर वो 10 कम होगा। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। ऐसे ही 60, 70, 80 ये सारी चीज़ें समझ लेनी है। फिर 100 की अगर बात करें तो इसको C से लिखते हैं। उसी तरीके से यदि हमें 90 लिखना है तो C से पहले X लिख देंगे तो उसमें से 10 कम, यानी कि वो 90 हो जाएगा। और 500 के लिए याद रखेंगे D और 1000 के लिए याद रखेंगे M। तो इतनी चीज़ें यदि आपको पता है तो आप लोग रोमन नंबर वाले जो क्वेश्चन है अच्छे से सॉल्व, मतलब सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो 1947 है इसको रोमन नंबर में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है 1947, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। 1000, फिर 900 और फिर 40 अलग और 7 अलग, मतलब 40, 7, 47 इस तरीके से लिख लेंगे। फिर यहाँ पर क्योंकि अभी हमने बताया कि जो 1000 होता है उसको हम M से लिखते हैं तो यहाँ पर M लिख लेंगे। और 900, तो 900 मैंने बताया कि जैसे M है तो यहाँ पर इसको हम 1000 लिखेंगे। उससे पहले क्योंकि जो C होता है ये 100 होता है तो यदि हम इससे पहले लिख लेते हैं C, तो M के पहले यदि C लिखा है मतलब 1000 में से 100 कम हो गया तो वो 900 हो जाएगा। तो CM लिखेंगे 900। और 40 के लिए हमने बताया था XL और 7 V और I। तो ये इस तरीके से लिख करके आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से पूछा गया था। और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब LIV और इसका मल्टीप्लाई करना था VI। तो इसको अगर समझें तो L बराबर 50 होता है और IB बराबर
4 होता है। तो 50 + 4 करेंगे तो ये 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। इसका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 324। इसको भी हम फिर अलग अलग इस तरीके से लिख लेंगे, मतलब यहाँ पर लिख लेंगे 300 फिर 20 फिर 4। इसको जब अलग अलग लिख लेंगे, अब हमें 300 को लिखना है तो c बराबर होता है 100, तो 3 बार c बना देंगे तो वो 300 हो जाएगा। और 20 के लिए हमें डबल x बनाना होता है और वहीं 4 के लिए हमें IV। तो ये इस तरीके से लिख जाएगा। तो इस तरीके से रोमन नंबर को आप समझ लेंगे, मतलब यदि आप इतने जो नंबर हैं इनको अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ये आपको याद कर लेना है, तो फिर आप सही से कर पाएंगे। इसके अलावा उसके आगे हम देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। मतलब ऐसी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो भी दी गई संख्याएं हैं उनसे पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। जैसे यहाँ पर 12, 15 और 60 लिखा हुआ है, तो इन तीनों से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो 60 है और 60 को ही हम इन तीनों का एलसीएम कहेंगे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो 60 है, 60 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों से विभाजित हो सके। तो एलसीएम छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाज्य होती है। और वहीं एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याएं होती हैं उनको वह विभाजित करती है। दोनों में अंतर ये है कि जो एलसीएम होता है, तो जो एलसीएम आता है वो दी हुई संख्याओं से उसमें भाग देने पर वह पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती है, जबकि जो एचसीएफ होता है तो जो दी हुई संख्याएं होती हैं, तो जो एचसीएफ आता है वह उन संख्याओं को विभाजित करती है, मतलब दी हुई संख्याओं को। तो जैसे यहाँ पर एचसीएफ हमारा 3 आया है, तो 3 इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी, मतलब 3 का भाग इन दोनों में ही पूरी तरीके से चला जाएगा। और 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। तो 3 ही सबसे वो बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरीके से विभाजित करेगी। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात करें तो वो एचसीएफ में आता है, और छोटी से छोटी की अगर बात करता है तो वो एलसीएम में होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। और उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इससे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब दो संख्याओं के लासा तथा मासा के संबंध में। मतलब दो संख्याएं दी होती हैं, यदि कोई भी दो संख्याएं दी हुई हैं उनका कुछ ना कुछ लासा होता है और मासा होता है। मतलब लासा मतलब एलसीएम और एचसीएफ। तो यदि मतलब दी गई दो संख्याएं हैं तो और एलसीएम और एचसीएफ है, उनका आपस में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है कि उन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई हमें करवाना है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट रहेगा, उसके बाद इक्वल में रहेगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। और इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो दिया गया है इतना, और यदि एक संख्या यहाँ पर 88 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी थी। तो यही वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हमें दे रखा है, और एलसीएम और एचसीएफ नहीं, यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है, मतलब एलसीएम लासा एंड मासा का जो गुणनफल है वो दे रखा है। तो इसकी जगह पर हम ये रख लेते हैं। और उसके अलावा यदि एक संख्या 88 है, मतलब कोई जो दो संख्याएं हैं उनमें से एक 88 है और हमें दूसरी वाली बतानी है, तो दूसरी वाली हमने x मान ली है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो दूसरी वाली हमने x मान ली है, तो इस तरीके से ये हो गया, मतलब ये दोनों संख्याएं हो गई। जैसे ये लिखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। और इधर लासा एंड मासा का गुणनफल, तो ये लासा और मासा का गुणनफल जो कि ऑलरेडी दे रखा है उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद जो कोई भी चीज़ मतलब यदि मल्टीप्लाई में लिखी होती है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाती है, डिवाइड का मतलब कि बटे में हो जाएगी। और उसके बाद जब इससे इसको काट देंगे तो 40 आएगा, यानी कि x बराबर 40 हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी संख्या पूछी है और दूसरी संख्या हमने x ही मानी थी, तो x बराबर 40 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 घंटियाँ 40 मिनट, 75 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर पहली बार मतलब पहली घंटी सुबह 10 बजे बजी, मतलब जो तीनों घंटियाँ हैं तो वो पहली बार सुबह 10 बजे एक साथ बजी हों, तो घंटियाँ
फिर एक साथ कब बजेंगी, क्योंकि वो मतलब 1 घंटी 40 मिनट पर बजती है, फिर दूसरी घंटी 75 मिनट पर और तीसरी घंटी 30 मिनट पर। तो कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि वो आगे पीछे बज रही हैं, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो एक साथ बजेंगी। तो यदि वो पहली बार 10 बजे एक साथ बजी हैं सुबह, तो अब अगला ऐसा टाइम कब आएगा जब वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें भी हमें एलसीएम लेना होता है, तो जो भी टाइम दिया होता है उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया है। एक चीज़ और याद रखनी है, क्योंकि ये मिनट में सभी चीज़ें दी गई हैं, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो भी मिनट में ही आएगा। तो हमने जब एलसीएम निकाला है तो हमारा आया 600, यानी कि ये हमारे 600 मिनट आए हैं। अब हम इन मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, तो घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर जो हमने 60 से डिवाइड किया तो हमारा आया है 10 घंटे। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि सुबह 10 बजे वो बजी थी एक साथ, अब 10 बजे में और फिर एक मतलब बाद में कब बजेंगी, तो उसमें हम जब 10 घंटे जोड़ लेंगे, यानी कि सुबह के 10 बजे से, और फिर जब उसमें 10 और जोड़ लेंगे तो शाम के 8 बज जाएंगे, यानी कि 8 पीएम पर वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो इस तरीके से लगाना है। और उसके बाद आगे देख लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन। दो संख्याओं का मासा यहाँ पर दिया हुआ है 11 और लासा दिया है 693। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो ठीक उसी तरीके से दोनों संख्याओं का इधर मल्टीप्लाई और इधर लासा और मासा का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ दिया हुआ है वो 11 है और एलसीएम 693 है। दोनों को हमने लिख लिया। और एक संख्या 77 है, दूसरी हमें बतानी है, यानी कि दूसरी हमें पता नहीं है, तो हमने एक्स मान ली। उसके बाद ठीक उसी तरीके से जो हमारा 77 है वो इधर बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पर 11 से जब हम 77 को काटेंगे तो ये 7 बार में कटा, और उसके बाद 7 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे 693 को, तो ये आ जाएगा हमारा 99, यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 99। उसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं कि भिन्नों का यदि लासा और मासा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो मतलब भिन्न के रूप में सवाल दिया रहेगा और बताना होगा कि इसका एलसीएम या एचसीएफ बताइए। तो यदि जो भी भिन्न दी गई है, जो भी फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है, उसका यदि हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो भी उसके अंश होते हैं उनका लासा निकालते हैं और हरों का मासा निकालते हैं। मतलब जो फ्रैक्शन होती है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो जो जब एलसीएम की बात की जाएगी तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। वहीं यदि एचसीएफ की बात की जा रही है तो हमें अंश का मासा यानी कि न्यूमरेटर का मासा निकालना है और हरों का लासा निकालना होता है। कुल मिला के जिसकी बात की जाए, यानी यदि लासा की बात की जा रही है तो न्यूमरेटर का लासा निकालेंगे और वही उसका अपोजिट उसके हर में कर देंगे, मतलब मासा कर देंगे। और यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो हम अंशों का मासा निकालेंगे और नीचे उसका लासा निकाल लेंगे। तो ऐसा भी एक सवाल देख लेते हैं। जैसे ये एक सवाल दिया हुआ है कि 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 का हमें मासा यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए यहाँ पर 1, 3, 5, 7 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमेशा वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करे, विभाजित करे। तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 सिर्फ एक से ही विभाजित हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये सभी संख्याएं विभाजित हो सकें। तो इन सभी का जो एचसीएफ है वो 1 हो जाएगा। और नीचे का हमें लासा लेना होता है। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 का जब हम लासा निकालेंगे तो 24 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/24। मतलब यदि हमें मासा निकालना होता है तो हम उनके अंश का मासा और हर का लासा निकालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 1/24 आ जाएगा। अब हम आगे एक और सवाल देख लेते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका जो लघुत्तम समापवर्त है वो 84 है। मतलब इनका लासा 84 दिया है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो दो संख्याएं दी गई हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब रेशो में दी हुई है, यानी कि 3:4 के रेशो में है। तो जब भी रेशो में दी जाए तो उनको हम एक्स के साथ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
जो 3 है और 4 है वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मतलब संख्या नहीं है पूरी तरीके से, वो सिर्फ उनका एक रेशो है। इसका मतलब ये है कि उनके साथ कुछ ना कुछ और भी होगा, तो उसके साथ हम x को मान सकते हैं। और उसके बाद जो दी हुई दोनों संख्याएं होती हैं, जब इस तरीके से जब भी रेशो में दिया जाए और हम x के साथ उनको लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि दिया क्या गया है। यहाँ पर लासा दिया गया है, तो जो उनका लासा होगा दी हुई संख्याओं का, तो लासा हम इस तरीके से निकालते हैं कि दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और x को एक बार ही लिखना है, हमें दोनों बार नहीं लिखना है। तो दोनों का जो लासा निकालेंगे वो हो जाएगा 12x और 12x। और क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में जो लासा दिया हुआ है वो 84 दिया है, तो दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। मतलब जो हमने लासा निकाला है अपनी तरफ से वो हमारा 12x है और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 84 है, तो दोनों को इक्वल करने के बाद फिर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो 12 है ये नीचे चला जाएगा इधर बटे में, और 12 से जब हम 84 को काटेंगे तो 12 से 84 होता है, यानी कि x की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। यहाँ पर पूछा गया कि बड़ी संख्या, तो दोनों संख्याएं हमने क्योंकि 3x और 4x मानी हुई हैं, तो बड़ी वाली संख्या जो है वो 4x है और 4 मल्टीप्लाई x की जगह हमें 7 रखना है, तो बड़ी वाली हमारी 28 हो जाएगी। तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, इस तरीके से भी एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं एंगल एंड इट्स टाइप, मतलब क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीरो एंगल की। तो एंगल की अगर बात करें तो मान लेते हैं कोई लाइन है, वहाँ पर जीरो एंगल, इस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेक्टर में देखा होगा कि 0 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से बनते बनते 90 डिग्री यहाँ पर आता है, और फिर ऐसे ऐसे मतलब फिर यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है। इस तरीके से एंगल बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाती है 0 डिग्री की, और 0 डिग्री के बाद होता है एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण जिसे हम कहते हैं। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो अगर हम न्यून कोण की यानी कि एक्यूट एंगल की बात करें तो 0 डिग्री से बड़ा क्या हो सकता है, यानी कि 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, और 90 डिग्री से छोटा यानी कि 89 डिग्री तक। तो ये हमारे हो जाएंगे एक्यूट एंगल। उसके बाद राइट एंगल की बात कर लेते हैं। तो राइट एंगल की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 90 डिग्री ही होती है, तो इसको भी याद रखना है, और ये हमारा इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर हमने 0 से बनाना स्टार्ट किया, 0 के बाद फिर 1 बनेगा, 2 बनेगा, ऐसे बनते बनते यहाँ पर आके स्ट्रेट यानी कि ये 90 डिग्री का बन जाएगा। और जो 90 डिग्री का बनता है वो होता है राइट एंगल यानी कि समकोण। उसके बाद फिर 90 से ज़्यादा बनना स्टार्ट होगा, यानी कि 91, 92, इस तरीके से अगर समझें तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। तो जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो ये होता है हमारा ऑब्ट्यूस। और 180 से कम यानी कि जो 180 बनेगा वो होता है स्ट्रेट एंगल यानी कि रेखी कोण, और इसको हम सरल कोण भी कहते हैं। तो जो इस क्योंकि यहाँ पर जैसे 90 डिग्री का ऐसे बना था, फिर ये ऐसे 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 से बनते चला आएगा, फिर एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये सीधा बनेगा। तो जो हमारा पूरी तरीके से स्ट्रेट एंगल बनता है, यानी इसे हम सरल कोण भी कहते हैं, रेखी कोण भी कहते हैं, तो ये होता है 180 का। तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल आता है, यानी कि बृहद कोण या इसे प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। तो अब ये सीधा, उसके बाद ये इस तरीके से रिफ्लेक्स होने लगता है, तो ये होता है 180 से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ पर 180 बना, फिर ऐसे बनना, मतलब रिफ्लेक्स ऐसे होना शुरू होता है, फिर एक कंडीशन ऐसे आती है कि फिर उसी पॉइंट पर आ जाता है, मतलब पूरा सर्कल जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण, जो कि होता है 360 डिग्री का। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे दिया था न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, प्रतिवर्ती कोण या फिर सरल कोण। इसको हमें बढ़ते हुए क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर क्योंकि 0 कोण तो दिया नहीं, न्यून कोण दिया है, तो सबसे पहले यही आएगा। और न्यून के बाद समकोण, तो सेकेंड नंबर पे ये आएगा। उसके बाद अधिक कोण आएगा हमारा, तो तीसरे नंबर पे ये आएगा। और
अधिक कोण के बाद हमारा आएगा सरल कोण, यानी कि जो 180 वाला बनता है तो 4 नंबर पे ये आएगा। और सबसे लास्ट में प्रतिवर्ती कोण, यानी कि जो कि सरल कोण जब ऐसे बन जाता है 180 का, फिर रिफ्लेक्स एंगल ऐसे बनना स्टार्ट होता है जो कि 180 से ज़्यादा होता है, तो सबसे लास्ट में ये वाला आएगा। तो इस तरीके से इसको अरेंज किया जाएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे एक बार। अभी इसका हम PDF भी टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। उसके बाद आगे देख लेते हैं। एक ये भी क्वेश्चन पूछा था, मतलब इस तरीके से भी पूछा गया था, यही क्वेश्चन आया था कि यदि लगातार 3 संख्याओं का योग 3000 है तो वे संख्याएं। तो सबसे पहले तो हम बता दें, क्योंकि काउंटिंग तो सभी को आती है, जो हमारी गिनती है वो किस तरीके से बढ़ती है। मतलब पहले 1 आता है और 1 के बाद 1 + 1, यानी कि जो हमारी काउंटिंग बढ़ती है वो आगे एक जुड़ते हुए बढ़ती है। यानी कि पहले 1, फिर 1 + 1, तो पहले 1 आया, फिर 1 + 1 का मतलब है कि 2। उसके बाद जो अगला जो नंबर होगा वो हमारा होता है 2 + 1, यानी कि 3। तो ये हो जाता है 1 2 3। तो जो हमारी काउंटिंग है वो इस तरीके से बढ़ती है कि मतलब जो पिछला वाला नंबर होता है उसमें एक ऐड करके आगे गिनती बढ़ती है, ये सभी को पता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर लगातार 3 जो संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार 3 संख्याओं की बातें हो रही हैं, तो और हमको वो संख्याएं पता नहीं है, तो हम उनको कुछ ना कुछ मान करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इसी तरीके से मान लेते हैं कि पहली संख्या यदि x है तो अगली वाली संख्या x + 1 होगी, और उससे अगली जो संख्या होगी वो x + 2 होगी। जैसा कि अभी हमने बताया कि पहले 1, फिर 1 + 1, और 1 + 1 यानी कि ये 2 हो जाएगा, और आगे वाली जो संख्या होगी वो फिर 2 + 1, मतलब उसमें एक हर बार ऐड होता हुआ जा रहा है। यानी यहाँ पर x + 1 में जब एक जुड़ेगा तो वो x + 2 बन जाएगा। तो ये 3 लगातार हमारी तीनों संख्याएं हो जाएंगी, तो जिनको हमने माना है। जब भी क्रम से मानने की बात करें तो x पहले मानेंगे, फिर x + 1, फिर x + 2, इस तरीके से हम मान लेते हैं। और क्योंकि बोला गया है कि उन तीनों का जो योग है वो 3000 है, तो उसको हम 3000 के बराबर कर देंगे। अब हम यहाँ पर x और x को जोड़ेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और 1 और 2, तो 2 और 1 3। उसके बाद जब हम इसको पक्षांतर करते हैं, मतलब दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये जो हमारा 3 है ये प्लस का है, उधर जाएगा अपोजिट साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद जब इसको हम आपस में घटाएंगे तो ये हमारा इतना बचेगा, और 3 क्योंकि x के मल्टीप्लाई में लिखा है, और मल्टीप्लाई वाला अपोजिट में जाकर के बटे में हो जाता है, इससे इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 999। यानी कि x की वैल्यू जो है वो 999 आई है। मतलब पहली संख्या हमारी 999 हो जाएगी, दूसरी संख्या x + 1, यानी कि उसी में 1 ऐड कर देंगे, और जो अगली वाली संख्या है x + 2, यानी कि ये 1001 हो जाएगी। तो ये तीनों संख्याएं हमारी क्रम से हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 3 5 9 और 0 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच अंतर हमें बताना था। तो जब भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी, मतलब कोई भी संख्याएं दी जाए उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी जाए, तो बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला डिजिट हमें लेना होता है। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा 9 है, उसके बाद 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 0। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जब हमें छोटी संख्या बनानी होती है तो कभी भी हम पहले 0 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले यदि हम ऐसे मान लो ऐसे लिख देते हैं 0 2 3 5 9, तो यदि हमने किसी भी संख्या के पहले 0 को लिखा है तो उसका कोई मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर वो क्या होगी, वो संख्या 4 अंकों की बन जाएगी। जबकि यहाँ पर हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है, मतलब 5 डिजिट दिए हुए हैं और हमें 5 अंक की ही संख्या बनानी है। तो जब हम बड़ी बनाएंगे तो सबसे पहले बड़ा डिजिट लिखेंगे, और फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब 0 को लास्ट में ले आएंगे। और लेकिन जब हमें छोटी बनानी है तो सबसे पहले हम 0 को नहीं लिखेंगे, बल्कि 0 के अलावा जो सबसे छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे। यानी कि सबसे छोटी यहाँ पर 0 के अलावा यदि हम देखें तो 2 है, तो पहले 2 को लिखेंगे, उसके बाद फिर हम 0 को लिखेंगे। तो इस तरीके से बड़ी और छोटी संख्या बना लेंगे, और उनका अंतर पूछा है तो बनाने के बाद फिर उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे एक क्वेश्चन था, हाउ मनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर बाई मतलब मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड
इन ए रूम ऑफ 16 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, सॉरी यहाँ पर 6 मीटर बाई 4 मीटर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक रूम है, जो रूम का साइज़ है वो 6 मीटर बाई 4 मीटर है। तो मान लेते हैं कोई रूम बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से हमारा ये रूम बना है, अब जो कि 6 बाई 4 मीटर का है। और उसमें जो हमें टाइल्स लगाने हैं, तो टाइल्स हम यहाँ पर, ये फर्श है, यहाँ पर लगाएंगे टाइल्स। तो जो टाइल्स का साइज़ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। तो पूछा ये गया है कि जो टाइल्स है वो कितने लगेंगे, मतलब टाइल्स की संख्या बतानी है। तो जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो हमें फर्श का एरिया निकाल लेना होता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपस में, बट एक चीज़ याद रखनी है कि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो 6 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वो 600 हो जाएगा, और 4 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वो 400 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो उसी तरीके से 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर जो टाइल्स का साइज़ होता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 से यदि हमने 600 को काटा तो 2 3 जा 6 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा, यानी कि ये 30 हो जाएगा। 15 से फिर से हमने 30 को काट दिया तो 15 2 जा 30 और 4 2 जा 8, यानी कि 800 जो हमारे टाइल्स हैं वो 800 संख्या उनकी आ जाएगी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है 3/4 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसका उत्तर इसका व्युत्क्रम हो। तो सबसे पहले तो हमें व्युत्क्रम भी पता होना चाहिए, यानी कि व्युत्क्रम से मतलब होता है कि जो भी दी हुई संख्या होती है उसको जब हम पलट देते हैं, यानी कि 3/4 का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा 4/3। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3/4 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि जोड़ने पर जो उसका आंसर आएगा वो उसका व्युत्क्रम यानी कि 4/3 आना चाहिए। तो क्योंकि हमको तो पता नहीं कि क्या जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन हमको ये पता है कि जो कुछ भी हम जोड़ेंगे जोड़ने पर हमारा 4/3 आना चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है हम बस वैसा ही लिख लेते हैं, यानी कि 3/4 में हमने माना कि 3/4 में हमने x जोड़ लिया, और जैसे ही हमने x जोड़ा तो हमारा कितना आएगा, 4/3 आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमने उसको उसी तरीके से अरेंज कर लिया, और अरेंज करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x के साथ, मतलब जो 3/4 लिखा है ये प्लस का है, और जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, यानी कि 4/3 ये अपनी जगह पे है, और ये 3/4 हम इसको दूसरी साइड लाए हैं, तो ये प्लस का था इधर, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी कि 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी कि 7/12 ऐसी संख्या है जिसको यदि हम 3/4 में जोड़ देते हैं तो हमारा 4/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको लगा लेंगे जब भी पूछा जाए कि इसमें क्या जोड़ा जाए। यहाँ पर मतलब ये याद रखना है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी कोई भी संख्या दी हुई है उसमें क्या जोड़ा जाए कि आंसर इतना आ जाए, तो उसको इसी तरीके से अरेंज करना है कि मान लेते हैं कि उसमें हमने x जोड़ा और जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वो इतना आएगा। उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 वस्तुओं का मूल 7.5 रुपये है, तो 13 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 3 वस्तुओं का यदि मूल्य इतना है तो सबसे पहले तो हमें एक वस्तु का मूल्य पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें एक का पता होता है तभी हम 2 3 4 6 जितने का भी निकालना होता है निकाल लेते हैं। जब तक हमें एक का नहीं पता है तो फिर हम ज़्यादा का भी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमें 3 का पता है, तो 3 मतलब 3 का यदि हमें पता है तो हम सबसे पहले एक का निकालेंगे। तो एक का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 से हम 7.5 को डिवाइड कर देंगे तो हमें एक वस्तु का मूल्य पता चल जाएगा, यानी कि जो एक वस्तु है वो हमारी मिलेगी 7.5/3। इसको हम अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो यदि एक कितने की मिल रही है तो 13 वस्तुएं कितने की मिलेंगी, तो इसमें यदि हम 13 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 13 वस्तुएं कितने की मिलेंगी। यहाँ पर हमने 3 से 7.5 को जब काटा
तो 3 2 = 6 और 0.35 = 15, यानी कि 2.5 आ जाएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा, यानी कि जो 13 वस्तुएं हैं वो 32.5 रुपये से हमें मिल जाएंगी। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, एक ये सीरीज पूछी गई थी। यहाँ पर ये दोनों फिल करने थे, मतलब ऐसे पूछा गया था कि 1 फिर 1 2, तो यहाँ पर इस तरीके से बन रही है 1 1 2 हो जाएगा, फिर 2 और 1 3 3 2 5 ये, और फिर 5 3 8 8 और 5 13, इसी तरीके से आगे बनता चला जाएगा। तो मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 55 आएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 89 आएगा। ये एक सीरीज पूछी गई थी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक ये भी क्वेश्चन था कि यदि 96% जो छात्र, मतलब एक कोई क्लास है वहाँ पर 96% छात्र उपस्थित हैं और जो अनुपस्थित छात्रों की संख्या है वो है 36, तो कुल, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कुल होगा, कुल छात्रों की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो एक कॉमन सी बात कि यदि 96 छात्र उपस्थित हैं तो नॉर्मल सी बात है कि मतलब जो 4% छात्र हैं वो अनुपस्थित रहे होंगे। और यहाँ पर अनुपस्थित छात्रों की संख्या 36 दी गई है, तो वो जो 36 छात्र हैं अनुपस्थित वाले वो किसके बराबर होंगे? 4% के ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर मतलब जो प्रेजेंट हैं वो 96% है और अब्सेंट हैं 4%। और यहाँ पर क्योंकि 4% ना दे करके अनुपस्थित छात्रों की संख्या दी हुई है, तो 4% हमारे अनुपस्थित हो जाएंगे। तो उन अनुपस्थित परसेंटेज को संख्या के हम बराबर लिख लेते हैं। अगर 4% के बराबर 36 है तो 1% के बराबर 36/4 हो जाएगा। 4 से 36 को डिवाइड कर देंगे तो 9 आएगा, यानी कि 1% के बराबर हमारा 9, मतलब 1% का मतलब है कि 9 छात्र। तो यदि 1% 9 छात्रों के बराबर है तो ओवरऑल यहाँ पर कुल की बात की गई तो कुल परसेंटेज 100 का रहेगा, यानी कि 100% बराबर हमारा 900 हो जाएगा। तो वहाँ पर मतलब उस क्लास में जो कुल छात्र हैं वो हमारे 900 हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कार 16.5 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर फ्यूल लेती है तो वह 7.5 लीटर में कितनी दूर जाएगी? तो यदि कोई गाड़ी, मतलब कोई कार है वो 1 लीटर में इतना जा रही है तो 7.5 लीटर में जाने के लिए इसका हमें आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में महीनों में घंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 2024 है ये एक लीप ईयर है, यानी कि इसमें जो दिन होंगे 29 रहेंगे, मतलब महीने के 29 दिन होंगे। तो 29 और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 29 मतलब 29 दिनों में कितने हो जाएंगे? तो 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा ये इतना आ जाएगा, यानी कि पूरे महीने में घंटों की संख्या हमारी 696 हो जाएगी। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह 48 से विभाज्य हो जाए? तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारी रहेगी 10,000। मतलब कभी भी जब छोटी संख्या, मतलब कितने भी अंकों की निकालनी होती है, जैसे 5 अंकों की निकालनी है तो 1 बना करके 4 जीरो, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। अब इसमें ये पूछा गया है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए छोटी से छोटी कि वह 48 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जिससे भी विभाज्य होने की बात करें उसी से हमें उसको डिवाइड करवाना होता है। तो यहाँ पर हमने 48 से इसको जब डिवाइड किया तो लास्ट में आकर के यहाँ पर 16 बच रहा था। तो 16 जो हमारा बच रहा है, मतलब 16 में हम ऐसा क्या जोड़ लें कि वो 48 से डिवाइड हो जाए। तो 16 में जब हमने 32 को ऐड किया तो वो 48 बन गया। मतलब 48 मतलब कि इस संख्या में 32 की कमी थी। यदि 32 होता तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका आंसर होगा वो 32 ही आएगा। मतलब 32 जोड़ने पर वो संख्या 48 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद एक ये सीरीज पूछी गई थी, यहाँ पर 3 7 15 31 और 63। तो इसमें जो बन रहा है मतलब 3 3 6
और 6 में से 1 जोड़ा तो 7 हो गया। उसी तरीके से 7 7 7 7 14 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 15 30, और 30 में फिर 1 जोड़ा तो हो गया 31, और इसी तरीके से 31 31 62, और फिर 1 जोड़ा तो 63। इसी तरीके से 63 + 63 करेंगे तो ये हो जाएगा 126, और इसमें फिर +1 करेंगे तो ये हमारा 127 आ जाएगा। यानी कि इसमें यहाँ पर 127 फिल किया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक 6548 किलो माल ले जा सकता है। सुजान ने 48 बोरी गेहूं लादे। यदि प्रत्येक थैले का भार 150 किग्रा है तो ऐसे कितने और थैले लादे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक ट्रक है और उसमें इतने किलो माल ले जाया जा सकता है, और उसमें यदि 48 बोरी गेहूं लाद दिए गए हैं। इसके अलावा जो एक बोरी है, मतलब एक बोरी या एक थैला जो कुछ भी है, उसमें 105 किलो अनाज आता है। तो मतलब अनाज जो कुछ भी हो उसमें, यहाँ पर ऐसा अनाज वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो जो जो कुछ भी उसमें भरा जा रहा है वो मतलब 105 किलोग्राम आता है। तो मतलब जितने किलोग्राम आता है, और टोटल माल को हमें उसी से डिवाइड करना होता है, क्योंकि हम उसी से डिवाइड करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। मतलब 105, क्योंकि एक बैग में 105 किलोग्राम आता है, तो 105 से हम टोटल को डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि उसमें कितने थैले, जैसे बोरी की यहाँ पर बात हो रही, तो पता चल जाएगा कि कितने बोरों की ज़रूरत होगी। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ओवर मतलब 62 आया। अब यहाँ पर 38 बच भी गया, लेकिन 38 क्योंकि एक बोरी में 105 आ रहा है, और हमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कितने और थैले लादे जा सकते हैं, तो 105 किलोग्राम का ही हमें लादना है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो टोटल थैले आएंगे या बोरे लादे जाएंगे वो 62 होंगे। उसमें से पहले ही 48 लादे जा चुके हैं, तो 62 में से जब हम 48 माइनस करेंगे तो 14 बचेंगे। यानी कि 14 थैले और हैं जो उसमें लादे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा 14 आ जाएगा। उसके बाद और देख लेते हैं, एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी में रविवार की संख्या 4 होती है तो प्रत्येक कार्य दिवस के लिए 1 रुपये का भुगतान किया जाता है। एक टॉफ़ी की कीमत 1 रुपये है और आप 3 रैपर के लिए एक टॉफ़ी प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी के महीने में आपको कितनी टॉफ़ी मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई यदि मतलब ऐसा कोई महीना है जिसमें 4 संडे निकल चुके हैं, तो क्योंकि जो जनवरी होती है वो 31 की होती है, यदि उसमें से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास 27 बचेगा। मतलब जो हमारे कार्य दिवस होंगे वो 27 होंगे, और प्रत्येक कार्य दिवस पर हमें 1 रुपया दिया जाता है, तो यानी कि हमें 27 रुपये मिलेंगे। और एक टॉफ़ी की कीमत भी 1 रुपये ही है, यानी कि 27 रुपये में हमारे पास 27 टॉफ़ियाँ भी आ जाएंगी। उसके बाद बोल रहा है कि आप 3 रैपर से एक टॉफ़ी भी ले सकते हैं। मतलब तो इससे यदि हमने 3 मतलब 27 टॉफ़ियाँ क्योंकि हमें मिल चुकी हैं, तो 27 टॉफ़ियों के बाद उनमें से मतलब 3 रैपर को मिला कर के हम एक टॉफ़ी और ले सकते हैं। मतलब जैसे 3 रैपर दिए और एक टॉफ़ी ले ली, तो बात जितने रैपर की हो रही उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। मतलब इससे हम कितनी टॉफ़ी ले सकते हैं, 9 टॉफ़ियाँ और ले सकते हैं। 3 के पेयर 9 बनेंगे तो 9 टॉफ़ियाँ मिल जाएंगी, और फिर उन 9 टॉफ़ियों में भी तो कुछ ना कुछ 3 के पेयर बनेंगे। मतलब हम फिर से उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से 3 पेयर बन जाएंगे। तो कुल मिला के इनको हम टोटल ऐसे जोड़ सकते हैं कि मतलब 27 रुपये की हमें 27 मिलेंगी, और फिर जब हमने उनका पेयर बनाया 27 का 3 से डिवाइड करके, तो जो 9 टॉफ़ी और मिल गई, और तो इस तरीके से ये 36 हो गया। तो जो बाद में 9 टॉफ़ी मिली हैं, तो 9 टॉफ़ियों को भी हम 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पर फिर से 3 मतलब 3 के 3 पेयर बन जाएंगे, तो 3 टॉफ़ियाँ और मिल जाएंगी, तो ये 39 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्योंकि 3 टॉफ़ी और जो ये लास्ट वाली 3 मिली हैं, तो इनके फिर से 3 रैपर हो जाएंगे, तो फिर से इनसे एक टॉफ़ी और मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये टोटल जो हमारी टॉफ़ियाँ हैं ये हो जाएंगी 40। यानी कि मतलब जनवरी के महीने में हमको टोटल 40 टॉफ़ी मिलेंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला
और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वर्ग की भुजा 9 मीटर 87 मिमी है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप की अगर बात करते हैं, जैसे कि स्क्वायर की बात यहाँ पर कर रहा है, तो परिमाप जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है उसी को हम परिमाप कहते हैं। तो सबसे जो मतलब समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि 9 मीटर और 87 मिमी दिया हुआ है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 मीटर के बराबर होता है 1000 mm, तो 9 मीटर बराबर हो जाएगा 9000 और 87 यानी कि टोटल जो में हो जाएगा वो 9087 हो जाएगा। तो ये भुजा दी हुई है, यानी कि ये साइड की बात कर रहा है, तो साइड हमारी है 9087 ये साइड दी हुई है। और इसका यदि हमें परिमाप निकालना होता है तो 4 से मल्टीप्लाई इसी में साइड में करवा देना होता है। तो इसका जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ये में आएगा। यदि इसको मीटर में चेंज करना होगा तो क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 होता है, तो इसको फिर से हम 1000 से डिवाइड करवा देंगे या डिवाइड करवाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 36 मीटर और 348 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये पूछे गए मतलब पिछले शिफ्ट में पूछे गए ही क्वेश्चन हमने लिए थे। तो आप लोग इसको रिवाइज करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर हम अभी इसका वीडियो डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से इसको एक बार फिर से इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।